लोकसभा चुनाव की तैयारियां हर पार्टी अभी कर रही है। काफ़ी जगह पे जो है कैंडिडेट का जो डिक्लेरेशन वो भी हर एक पार्टी की ओर से हो गया है। आज झगड़िया में हम हैं। झगड़िया में भारत आदिवासी समाज पार्टी का जो अपना पार्टी है बाप, उसके कुछ जो है एमएलए और उनके कुछ प्रतिनिधि जो है यहाँ छोटू भाई वसावा के घर पे आए हैं। हमारे साथ आज सैलाना से विधायक कमलेश डोडियार है। इनसे बात करके हम समझने का प्रयत्न ये करेंगे कि आखिर क्या है उनकी आगे की रणनीति, और गुजरात में वो पधारे हैं तो गुजरात में आने का उनका क्या मकसद है। स्वागत है कमलेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, अगर आपके बारे में मैं जब आ रहा था और पता चला कि कमलेश जी यहाँ आ रहे हैं तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया आपके बारे में। तो पहला जो सर्च का जो रिजल्ट आया उसमें ये था कि कमलेश डोडियार जो है वो सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप इतने लोकप्रिय हैं, इसका क्या कारण है कि आप नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा सिस्टम है कि समाज तय करता है उम्मीदवार। तो समाज ने मिलकर के मेरी जो लोकसभा सीट है रतलाम झाबुआ अलीराजपुर, वहाँ के लोगों ने तय करा है उम्मीदवार, और उस उम्मीदवार को हम लोग लड़ाएंगे सब। मतलब आप तो उम्मीदवार यहाँ पर समाज तय करता है। अच्छा, तो मतलब आप जो है लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि कमलेश जी जो है एमएलए बन के बदल गए हैं। पहले वाले कमलेश जी नहीं रहे। आप हर पल जो है सुर्खियों में किसी ना किसी कारण रहते हैं। कुछ दिनों पहले आपका कुछ मसला भी हो गया जिसके कारण सुर्खियों में थे। आज फिर गुजरात पधारे, सुर्खियों में आप ही रहते हैं। देखिए, सुर्खियों में बदल गए हैं कमलेश जी, सभी ऐसा? को आना चाहिए। आप जितना ज़्यादा सक्रिय रहेंगे लोगों के बीच में, उतने ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आप लोगों के बीच में नहीं जाते हो और सक्रिय नहीं रहते हो तो चर्चाओं में नहीं आओगे। अगर चर्चा हो रही है मेरे बारे में तो मैं सक्रिय हूँ, और सक्रिय रहना भी चाहिए। लोगों ने कमलेश जी बदल गए, कैसे बदल गए हैं? दो टाइप के बदलाव आए हैं। एक तो बहुत जिम्मेवारी है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, और दूसरा, मैं मध्य प्रदेश में अकेला विधायक हूँ। तो पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ अन्य जो दबे हुए लोग हैं, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित, उन लोगों की भी आवाज़ मुझे उठानी है। उनकी समस्याओं पर भी मुझे समाधान करवाने हैं। तो जिम्मेवारी है, ये बदलाव आया है। जब जिम्मेवारी है तो वजन है, उस वजन को लेकर के चलना है। तो पहले कुछ नहीं था, एमएलए नहीं था, तब के जीवन अलग था, और अब थोड़ा जीवन अलग है। अच्छा, आप अभी बाप पार्टी से एमएलए हैं। बाप पार्टी जो है अभी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। गुजरात में भी इसी कारण आपका आना हो रहा है। क्या आगे का प्लान है बाप पार्टी का? कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हो और क्या रणनीति रहेगी? क्या किसी पार्टी के साथ अलायंस की भी बात चल रही है? क्या ये है? देश के आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी समाज अपने अपने इलाके की जनजातियों ने मिलकर के जो पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, उनके साथ मिलकर के और अलायंस की बात चल रही है, गठबंधन की। तो पूरे जो बिल प्रदेश वाला इलाका है, यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी की बैनर तले, चाहे विधानसभा हो चाहे भी आने वाला लोकसभा हो, इंशोइंग इलेक्शंस लोकसभा, तो यहाँ पर कैंडिडेट को लड़ाना है और लोकसभा तक आवाज़ पहुँचानी है। इसलिए पार्टी का विस्तार हो रहा है, और आज मैं भी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मैं भी यहाँ पर आया था पार्टी विस्तार को लेकर। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? जब भारत आदिवासी पार्टी जो है वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है पूरे देश में अगर बात करें तो? अभी एक दो जगह पे आपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया है। देखिए, पूरे भारत देश में 47 लोकसभा सीट्स रिजर्व है आदिवासी जनजाति एसटी के लिए, और कुछ सीट्स ऐसी हैं, 5-7 ऐसी सीट्स हैं जहां पर आदिवासी लोग ही तय करते हैं कौन बनेगा हमारे इलाके। भले वो रिजर्व ना हो, जैसे हम जहां बैठे हुए हैं भरूच, ये भी एसटी नहीं है, लेकिन यहाँ चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे किसी पार्टी का हो, आदिवासी ही बनता है, क्योंकि समाज यहाँ आदिवासी रहता है। भारत आदिवासी पार्टी अगर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अभी लगभग 35 आदिवासी सीट्स की तैयारी है, जहाँ पर कैंडिडेट्स उतरेंगे भारत आदिवासी पार्टी के और लड़ेंगे। अच्छा, अभी हम भरूच की आपने बात की, भरूच में हम बैठे हैं। भरूच में जो है छोटू भाई के पुराने साथी चैतर वसावा जो है वो इंडिया अलायंस की ओर से वो कैंडिडेट है। सामने मनसुख भाई वसावा है जो बीजेपी से कैंडिडेट है। आपका क्या प्लान है? क्या बाप का भी कैंडिडेट जो है भरूच लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है? हर हाल में
आने वाला जो 2 दिन है, एक आज का दिन तो खत्म हो गया, कल का दिन और परसों के दिन तक में यहाँ का कैंडिडेट कौन होगा वो यहाँ के जो लोग हैं मतलब इन शॉर्ट आपका कैंडिडेट भरूच लोकसभा से लड़ रहा है हर हाल में। हर हाल में। इससे तो ये नहीं हो रहा है कि इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट और छोटू भाई के पुराने साथी है चैतर भाई, उनको नुकसान होगा, वोट डिवाइड हो सकते हैं, क्या ऐसा लग रहा है आपको? इंडिया अलायंस का पूरा नुकसान होगा हाँ। और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए इंडिया अलायंस का बिल्कुल नुकसान हो जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है। मतलब आप जो है आपकी जो लड़ाई जो है वो इंडिया अलायंस और भाजपा हर एक पार्टियों से है। हाँ हाँ बराबर, आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है, भविष्य का सवाल है, रक्षा सुरक्षा का सवाल है। अच्छा, दूसरी ये बात है, अभी आपने बांसवाड़ा जो है वहाँ से राजकुमार राउत जो है कैंडिडेट, उनका नाम जो डिक्लेयर हुआ है, उनकी तैयारियाँ कैसी चल रही है और क्या माहौल है वहाँ पे? आप वहीं से वहाँ भी शायद गए होंगे। बढ़िया तैयारी है, पिछले कई सालों से वहाँ तैयारी चल रही थी। सामाजिक सोच के लोग पिछले कई सालों से वहाँ पर अपना मैदान ज़मीन तैयार कर रहे थे और पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा लोगों का समर्थन था और अब पूरी संभावना है वहाँ से राजकुमार राउत। कांग्रेस से अलायंस की बात चल रही थी, ऐसा कुछ दिनों पहले जो है खबर सामने आई थी, वो अलायंस कहाँ तक पहुँचा, वो बात कहाँ तक पहुँची? क्या ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में वहाँ पे अलायंस हो? नहीं, इसमें ऐसा है ना, देखो कि कोई व्यक्ति अगर आपको 10 रुपया देता है और वो आपसे 100 रुपया लेके जाता है, अच्छा, इसमें आपका कितना नुकसान है ये आकलन आप खुद ही लगा सकते हैं। मतलब कांग्रेस जो है ऐसा कर रही है, आपका ये कहना है? हाँ, वो आपसे 10 रुपये लेके? नहीं, वो कांग्रेस हमें 10 रुपया देना चाहती है और हमसे 100 रुपया लेना चाहती है। मतलब बातचीत तो चल रही थी अलायंस की, हाँ, लेकिन बात नहीं बनी अभी तक। आने वाले समय में और कुछ प्रयास हो रहे हैं, क्या होने वाले हैं आपकी तरफ से? हो ये प्रयास तो अच्छी बात हो और ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासी समाज बहुत जागरूक हो चुका है अभी। गुजरात में कितनी सीटों पे आपके चुनाव लड़ने का प्लानिंग है? कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे जो है बाप पार्टी आने वाले समय देखिए, में 4 चुनाव तो लड़ रिजर्व है, 4 तो रिजर्व है, मतलब 4 सीट पे आप लड़ने की तैयारी और में? एक जहाँ हम बैठे हुए हैं भरूच जो है ये रिजर्व नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आदिवासी पहले बने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इस बार भी आदिवासी भी पार्टी से बनने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। अभी आप भरूच में हैं, छोटू भाई के आवास स्थान पे हम बैठे हैं। क्या कारण है आप गुजरात में पधारे हैं और छोटू भाई को क्या नई जिम्मेदारी दी है और इस ये देने के पीछे क्या रणनीति है भारत आदिवासी पार्टी की? देखिए, मैं संघर्ष और आंदोलनों से राजनीति में आया हूँ और विधायक बना हूँ। तो छोटू भाई वसावा की ज़िंदगी अगर हम लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से 35 ईयर्स, पहली बार एमएलए आई थिंक 1989 में बने थे, तो उसके पहले भी इनने संघर्ष किया होगा। तो ये अबाउट देखा जाए 32 ईयर्स टेन्योर एमएलए का, और उसके पहले की तैयारी लगभग 35 साल तक जिस शख्स ने लड़ाई लड़ी है और वो ढंग से लड़ाई लड़ी, एनकाउंटर, हत्या तक के कई दफ़ा प्रयास हुए, एमएलए रहते हुए बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं, जेलें वेलें भी काटी है। तो मेरे लिए एक आदर्श है। मेरे जैसे तमाम आदिवासी नौजवान जिनको राजनीति के माध्यम से लोगों की बेहतरी के लिए काम करना, उनके लिए एक आदर्श है। तो हमें आना ही चाहिए था, बहुत पहले से आ जाना चाहिए था, हमने देर कर दी। अच्छा, आना ही चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ प्रेरणा मिलती है और एक सलाह मिलती है और एक मार्ग का दर्शन मिलता है कि आपको इस रास्ते से गुजरना है। और आज संरक्षक बने हैं वो पार्टी के। तो क्या उनकी भूमिका, मतलब क्या रणनीति ये बनाने की? क्या पार्टी का विस्तार गुजरात में हो, ये इनका कारण है ये बनाने के पीछे? नहीं, पूरे भारत के आदिवासियों को मार्गदर्शन करेंगे, सिर्फ गुजरात की बात नहीं। गुजरात में तो पहले से पार्टी का विस्तार है, अब बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से होगा। विरोधी ये कह रहे हैं कि भारत आदिवासी समाज पार्टी जो है इंडिया अलायंस में ना जाकर इनडायरेक्टली जो है भाजपा को सपोर्ट कर रही है। क्या ये सच है? और नहीं है तो क्या लॉजिक है इसके पीछे का? नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी 4 सीट अपने रिजर्व बोली, 5वीं सीट ये भरूच जो है वहाँ पे भी आप कैंडिडेट खड़ा करने की सोच रहे हैं, अगर वहाँ पे भी वोट डिवाइड होता है तो फिर अल्टीमेटली वो भाजपा को फायदा होगा। देखिए, ये डेमोक्रेसी है और यहाँ निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति की वजह से किसी व्यक्ति को फायदा हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने समाज के भविष्य को देखना है।
आज हमारी वजह से हो सकता है किसी को फायदा हो, मगर आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल बाद में समाज के ग्राउंड तैयार हो जाए देश में। आदिवासियों की लड़ाई के बारे में आप हमेशा वोकल रहते हो, विधानसभा में भी आप बहुत अच्छे से जो है उनके जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं। विधायक बनने के बाद विधानसभा में जब पहली बार आपने एंट्री करी, उसके बाद कैसा लगा और कैसा आप शायद 1 साल हो गए आपको विधायक रहते हुए, 1 साल से 3.5 महीने करीब 4 महीने करीब होने वाले। 4 महीने हो रहे। कैसा रहा अब तक का सफर, क्या क्या महसूस किया विधायक बनने के सफर रहा बेहतरीन रहा, और अपने इलाके में गलत होता है तो बोलता हूँ, लड़ता हूँ, कानूनी तरीके से काम भी करता हूँ। पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी हूँ मैं, कलम पेपर कानून नियम प्रक्रिया से लड़ता हूँ। विरोधी लोग जो है वो झूठा फंसाने की कोशिश करते हैं। अभी एक मुकदमा भी कर दिया था मेरे खिलाफ पैसे वैसे मांगने का आरोप है। तो ये सब एक राजनीतिक जीवन में, पॉलिटिकल लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में ये एक हिस्सा है। तो ये तो होती रहती मेरे खिलाफ, पहले भी मुकदमा हुआ, कई दफ़ा जेल में डाला है। इससे कुछ डरने वरने वाला आदमी नहीं। आदिवासियों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो आदिवासियों की लड़ाई है क्या? मतलब आप कहीं पे भी जब आदिवासी बेल्ट में, लगता ये है कि आदिवासी समाज के जो नेता है वो मान लो विरोध की राजनीति करते हैं, सिर्फ विरोध करते हैं, लेकिन अपने इलाकों में जो है विकास नहीं कर पाते, ऐसा आरोप जो है मुख्यधारा की पार्टियां लगाती है। क्या मायने हैं आपके आदिवासी समाज की लड़ाई क्या है? मैं यही फिर वो पॉइंट मैंने पहले किया था, वो किसी और विषय में बोला था। आप 10 रुपया दे करके और किसी से 100 रुपया लेंगे, इसे छल कपट कहते हैं। मुख्यधारा की पार्टियों का ये कहना, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई सी भी पार्टी हो, उनका ये कहना कि आप हमारे साथ में आ जाओ, आपके इलाके में जो ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों पर हमें कारोबार करने के लिए फैक्ट्रीज बनाने दो। ज़मीन के नीचे अगर कुछ गिट्टी पत्थर रेत कुछ भी खनिज अगर है, उस पर हमें निकालने दो, और हम तुम्हें कुछ योजनाओं के नाम से बेवकूफ़ बनाते रहें। ऐसी ज़मीन के नीचे हो सकता है बहुत महंगे मिनरल्स भी हो सकते हैं। तो मुख्यधारा की पार्टी का ये मानना है और कहना है कि आप लोग जो विरोध करने वाले लोग हो, हमारे साथ में जुड़ जाओ, तुम्हारी सारी ज़मीनें हमारे कब्जे में आ जाएगी। लड़ाई क्या है आदिवासी की? आप जो बोल रहे हैं हम आदिवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई क्या है? क्या देखिए, बेसिक लड़ाई ये पहला नंबर 1 तो है ज़मीन की लड़ाई है। किसी भी कौम को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। जब ज़मीन बचेगी ही नहीं आपके पास में, घर कहाँ बनाओगे? 2 फिर ज़मीन की ही लड़ाई। जिंदा रहने के लिए आपको ज़मीन खेती करने के लिए भी चाहिए। जब आपके पास ज़मीन ही ना बचेगी, आप लोग खेती कहाँ करोगे? तो 1 नंबर ज़मीन की लड़ाई है। आदिवासी इलाके में बड़ा डैम बने, तालाब बने, कुछ भी बने, तो अब जब आदिवासी इलाके में है, आदिवासी देश का मालिक है, पहला समाज है इस देश का आदिवासी, बाकी सारे लोग बाहर से आए हुए, ये बाहर के लोग ही कहते हैं। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था, राइट? तो जब इस देश का मालिक है, उस मालिक को ही रहने नहीं दिया जाता। यहाँ कितने अत्याचार हमले होते हैं, आप लोग रिपोर्ट देखेंगे। कितने आदिवासियों लोगों के खिलाफ कितने पुलिस स्टेशन है भारत देश में, और कितने पुलिस स्टेशन में आदिवासियों के खिलाफ रोज कितने औसतन मुकदमे दर्ज हो रहे, कितने लोग जेल जा रहे हैं, राइट? कितने लोग बरी हो रहे हैं, पुलिस क्या क्या साक्ष्य पेश कर पा रही है, कितने पुलिस के साक्ष्य झूठे हैं। ये सारा आप आकलन करेंगे तो आप ये लगेगा कि आदिवासियों को ख़त्म करने की साजिश हर पल रची जा रही मुख्यधारा की पार्टियों के द्वारा। तो यहाँ आदिवासियों की लड़ाई तो ज़मीन को लेकर के है। जल जंगल ज़मीन जिसे हम कहते हैं, मुख्य रूप से ज़मीन ही है। सारी चीज़ें ज़मीन के ही ऊपर होते हैं, जंगल भी ज़मीन के ऊपर है और पानी भी ज़मीन के ऊपर में ही इकट्ठा किया जाता है। ये लड़ाई है। दूसरी, भारत का संविधान है, उस संविधान को लागू करना होगा। आदिवासियों के अधिकार भारत के संविधान स्पेसिफिक इसलिए दे रखे हैं कि हम लोग इस देश के कर्ता धर्ता मुखिया है, मालिक हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची, उसके प्रावधान लागू करना होगा। राज्यपाल जो है वो हर साल एक रिपोर्ट बनाएगा कि आप चाहे गुजरात का भरूच जिला हो, चाहे दाहोद हो, छोटा उदयपुर हो, कुछ भी हो, कोई सा भी जिला हो, किसी भी देश के किसी भी राज्य में, उस जिले में कैसा आदिवासी इलाके में प्रशासन चल रहा है, प्रशासन से आदिवासी लोगों को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, प्रशासन कहीं ऐसा तो नहीं कि आड़ में आदिवासियों पर अत्याचार कर रहा है। ये सारे रिपोर्ट देनी होगी। कौन? राज्यपाल देगा राष्ट्रपति को। आदिवासी लोगों का एक साल में कितना भला हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास में सन 2024 में अब मोटरसाइकिल है आपके पास में, 2025 में क्या आपके पास कार की व्यवस्था हुई कि नहीं हो, आपका कितना आर्थिक उन्नति हुई है, ये रिपोर्ट राज्यपाल को हर साल देनी होगी। अगर नहीं हो पा रही है तो स्पेसिफिक प्रावधान वहाँ पर बजट में बनेंगे और सारी मतलब इम्प्लीमेंटेशन
मिलेगा और उसको यहाँ पर लाना भी है और देना भी, बंटवारा भी करना है आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए। ये जिम्मेवारी है सरकार की, लेकिन वो कहाँ है धरातल पर। आज देखो हालात कैसे हैं, लोग पलायन पर जाते हैं हर राज्य में, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे गुजरात के भी हो, चाहे झारखंड के हो, अपना इलाका छोड़ करके दूसरे, उसको कहते हैं ना कि दूसरा देश, जैसे मेरे गांव छोड़ करके मैं किसी और गांव में जाता हूं तो दैट इज़ नॉट, मेरा वतन नहीं है वो। तो लोग अपना इलाका, अपना देश छोड़ करके और दूसरे इलाके में जाते हैं इतने जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, तो इतनी समस्याएं हो रही। ओके, गुजरात में आप हैं, गुजरात के आदिवासियों के लिए एक संदेश क्या है आपका? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा हूँ, बहुत गरीब हालात से निकला हूँ। मेरे ऊपर भी सत्ता और सरकार के लोगों ने बहुत अत्याचार किए हैं, हमले किए हैं। मैं इतने बुरे दौर से गुजर करके एक विधायक मेरे वहाँ के लोगों ने बना दिया, मुझे सदन के अंदर पहुँचा दिया। वो सदन जहाँ कानून बनते हैं, विधानसभा जहाँ नियम बनते हैं, बड़े बड़े लोग जहाँ बैठते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, वहाँ जब मुझे इतने कमज़ोर व्यक्ति को भेज दिए देते मध्य प्रदेश के लोग, सैलाना विधानसभा के लोग, बहुत बुरे हालात है वहाँ पर आज भी। तो ये गुजरात है, यहाँ बहुत समझदार लोग हैं, बहुत जागरूक लोग हैं, हमारी तुलना में सक्षम लोग हैं। यहाँ कितनी, मेरे ख्याल से 25 लोग विधानसभा सीट्स आए थे, 26 सारी की सारी। इसके अलावा और भी ऐसी सीट्स जहाँ आदिवासियों का अच्छा जनसंख्या है, 25, 30, 35 इतने विधायक। और सरकार, मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्य यहाँ का, गुजरात का, ये गुजरात के आदिवासी तय कर सकते हैं। 4 रिजर्व हैं लोकसभा की, 2 ऐसी सीट्स हैं जहाँ बहुत आदिवासी है, वो आदिवासी खुद ही अपना कैंडिडेट खड़ा करके और जिता कर लोकसभा भेज सकते हैं। 6 लोकसभा सदस्य यहाँ गुजरात के आदिवासी बना सकते हैं। तो मैं गुजरात के नौजवानों से खास करके आग्रह करूँगा, हमारे पुरखे जिस प्रकार लड़ते थे उसी तरीके से भी अगर हम लोग लड़ते हैं तो हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। छोटू भाई वसावा है, वो प्रेरणा का स्रोत है। मैं बार बार उनको गूगलिंग करता हूँ, मैं देखता हूँ छोटू भाई वसावा के संघर्ष कितने बुरे दौर से गुजरे हैं, 35 साल तक जुल्म के खिलाफ लड़े हैं। तो एक आदर्श हमारे लिए है और हम ये संदेश देना चाहते हैं, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो हमारी तुलना में। ठीक है, तो ये थे कमलेश भाई जो सैलाना से विधायक है, भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप की प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पे पधारे हैं। उनका प्लान है कि आने वाले समय में पूरे भारत देश में 35 जितनी सीटें पे आप अबाउट 35 जो सीट्स है वहाँ पे उनके कैंडिडेट जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में खड़े हो सकते हैं। गुजरात में भी उनकी नज़र है, गुजरात में भी जो 4 रिजर्व सीट के अलावा भरूच लोकसभा सीट पे भी अपना एक कैंडिडेट जो है बाप पार्टी उतार सकती है। आने वाले समय में देखने को बहुत ही ये दिलचस्प मुकाबला रहेगा भरूच लोकसभा सीट का, क्योंकि अब फिलहाल ही भरूच लोकसभा सीट जो है वो एकदम हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। देखते रहिए मिजाज।